हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन से पिछला जो टॉपिक था इम्बाइबिशन, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि डिफ्यूजन है। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार। ये कुछ टेस्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं और आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक की क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मेरे को बताइए। क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस एक्चुअली डिपेंड्स। और आपके पास ऑप्शंस हैं, हैरेट्स लॉ, वैन हेम्बोल्ट्स लॉ, फिक्स लॉ एंड रोशेस लॉ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए। 1-2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। तो डिफ्यूजन एक्चुअल में एक मूवमेंट है ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। मान लीजिए एक रीजन है ए और एक रीजन है बी। ए रीजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और बी रीजन में कंसंट्रेशन कम है। तो ए रीजन से बी रीजन में मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डिफ्यूजन ज़ीरो होगा। और एट टाइम टी इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब यूनिट टाइम के बाद जो डिफ्यूजन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन इस टाइम पे इट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग ए साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग ए साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है, एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सॉल्यूशन is equal to equal number of molecules entering the solution। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है। अब गाइस, डेंसिटी दो तरह की होती है, ये आपने ध्यान रखना है। कैसे दो तरह की होती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस होगा और एक डेंसिटी ऑफ द मीडियम होगा जिसमें से डिफ्यूजन होना है। तो एक्चुअल में ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो गाइस हमें ये ऐसा मिलेगा, d1/d2 इज इक्वल टू होल रूट स्मॉल d2 बाय d1। तो ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन और ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम। तो देखिए नेचर ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मीडियम अगर डेंस है तो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का जो रेट है डिफ्यूजन का वो कम हो जाएगा, तो इनवर्सली रिलेटेड होगा। तो मतलब मोर डेंसर इज द मीडियम, लेस विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। अच्छा, अगर मान लो हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करें, उसको हीट दें, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी गाइस, और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि सिस्टम की ओवरऑल एंट्रोपी वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी तो डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन इजीली हो सकता है। तो मतलब मोर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द डिफ्यूजन। अब एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं
डिफ्यूजन को करवाने के लिए। तो मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। द वन इज काइनेटिक एनर्जी, रैंडम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, और एक है वाइब्रेशनल एनर्जी। और ओवरऑल ये दोनों चीजें एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, जो कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस है और डिसऑर्डरनेस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। देखो दोस्तों, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट में हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेने का मतलब क्या है? डेल्टा सी। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? डेल्टा सी का मतलब है कि एक पॉइंट पे जितनी कंसंट्रेशन है, दूसरे पॉइंट पे जितनी कंसंट्रेशन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। मान लो 1 पॉइंट पे 100 कंसंट्रेशन है हाइपोथेटिकली, और 2 पे 0 है, तो डिफरेंस दोनों में गाइस हो गया 100 का। तो इसकी डिफ्यूजन पावर या रेट ऑफ डिफ्यूजन 100 मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 20 है, तो 80 और 20 के बीच का डिफरेंस हो गया 60। तो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 60 होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेल्टा सी क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज़ है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या चीज़ है। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, तो उसका आंसर ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा, फिक्स लॉ है। एडोल्फ फिक्स ने सबसे पहले 1855 में इस इक्वेशन को डराइव किया था, और इसको हम बोलते हैं फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन। एक्चुअल में ये फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन जो है, फ्लक्स होता क्या है? किसी यूनिट एरिया में एक टाइम पे कितने डिफ्यूजिंग सब्सटेंस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन। अब ये फ्लक्स जो है, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। नंबर 1 इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट एक्चुअल में एक कांस्टेंट है, एक्चुअल में डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। डेल्टा सी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द डिफ्यूजन। अब देखिए, जो जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन, जितना डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का उतना ज़्यादा डिफ्यूजन, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी दोस्तों, देखिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, उतना कम डिफ्यूजन होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने कमरे के एक कोने में अगर हमने परफ्यूम की बोतल को ओपन किया है, तो बोतल के आसपास दोस्तों ज़्यादा फ्रेग्रेंस होगी, और बोतल से बिल्कुल दूर यहाँ पे कम होगी। तो इसका मतलब मोर इज द लेंथ ऑफ द डिफ्यूजिंग पाथ, लेस विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके फिक्स लॉ बनाते हैं, और इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर था हमारा वो है फिक्स लॉ। अब दोस्तों, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए कोई भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस डिफ्यूज कर रहा है, उसके जो पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज करके किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं। इसी को हम दोस्तों डिफ्यूजन प्रेशर बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इट इज द प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर इन 1938। अच्छा, इसको ना हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं दोस्तों। इसको दूसरे तरीके से कैसे देखना है? एक्चुअल में डिफ्यूजिंग सब्सटेंस की अगर पोटेंशियल एबिलिटी की बात करें कि वो कितना डिफ्यूज हो सकता है, उतना प्रेशर इस पे डालेगा, सरफेस के ऊपर डालेगा। तो इसकी दो डेफिनेशन हो गई। एक तो ये है कि प्रेशर विच इज exerted by the diffusing substance on this surface. Second definition is the ability of a diffusing substance to be diffused through a surface through a particular area. तो उसको भी हम diffusion pressure मान के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास significance of diffusion in plants। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपने ये देखा होगा कि स्टोमेटा
और सब स्टोमेटल कैविटी में जितना भी एक्सचेंज होगा गैसेस का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो सारा डिफ्यूजन की वजह से होता है। अगर ग्रेडियंट वहाँ पे नहीं होगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा, तो एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो प्लांट विल डाई। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ मिनरल बाय द प्लांट्स। अगर प्लांट्स ने मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं तो प्लांट्स में मिनरल अगर कम होंगे, बाहर सॉइल में ज़्यादा होंगे, तो एक स्टीप ग्रेडियंट बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्लांट्स के सरफेस के अंदर चले जाएंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये हम सिर्फ पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो बाहर मिनरल्स कम होंगे, प्लांट के अंदर मिनरल्स ज़्यादा होंगे, तो ऐसे नहीं है कि प्लांट के अंदर से मिनरल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन चलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि एटीपी यूज हो जाएगा। दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली आपने इतना याद रखना है कि अगर गार्ड सेल्स में डिफ्यूजन की वजह से पानी एंटर हो जाता है तो स्टोमेटा विल ओपन, अगर डिफ्यूजन की वजह से पानी बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा विल क्लोज। ऐसे ही मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल की बात करेंगे हम। ये हम बाद में बल्क फ्लो हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, वो आपने देखते रहना है। इसमें होता क्या है कि पत्तों में एक्चुअल में फोटोसिंथेट्स बनते हैं और यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेट्स बनते हैं, और बाद में अपर सरफेस ऑफ द प्लांट के लिए भी और लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट के लिए भी इस फूड मटेरियल की मूवमेंट करना ज़रूरी है। तो वो डिफ्यूजन की वजह से होती है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हार्मोन बन रहे हैं, प्लांट्स में ग्लैंड्स तो होते नहीं लेकिन ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और वहाँ पे अगर हार्मोन्स बनते हैं तो दोनों जगह पे, दोनों साइड पे, अपर साइड पे भी और लोअर साइड ऑफ द प्लांट पे भी हार्मोन्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं डिफ्यूजन की वजह से। ऑस्मोसिस दोस्तों एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। सब कुछ डिफ्यूजन की तरह का ही है ऑस्मोसिस में, लेकिन सिर्फ इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंक्लूड हो जाती है। वो चीज़ आपने याद रखनी है। हमारा अगला वीडियो ऑस्मोसिस पे ही आने वाला है, तो ये आप हमारे ही चैनल पे इसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों अगर फ्लावर्स में से फ्रेग्रेंस अगर डिस्टेंस अटेन नहीं करती, दूर तक नहीं फैलती, तो पॉलिनेटर्स तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर पॉलिनेटर्स तक नहीं पहुंच सकते थी तो पॉलिनेशन नहीं होनी थी, तो ये अर्थ सारी ड्राई हो जाती, प्लांट सारे खत्म हो जाते, तो अल्टीमेटली हम भी खत्म हो जाते। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके अगला वीडियो ऑस्मोसिस पे आने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी की तरह अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को उस टॉपिक का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलोहा, ऑल द बेस्ट टू ऑल।